थम करना। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, मैंने आपको पंचायतों की क्लास में जो समितियां हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, तीनों की समितियां मैंने आपको टेबल के फॉर्म में बताई थी पिछले क्लास में। ठीक है, तीनों समितियों के अब देखो, ग्राम पंचायत की जितनी समितियां थी उसके कार्य मैं बता चुका हूं, और जनपद और जिला पंचायत की समिति हैं, उन दोनों समितियों के कार्य जो होते हैं वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर के दृष्टिकोण से पक्का है, फिक्स है यहाँ से क्वेश्चन आना। तो जनपद और जिला पंचायत दोनों की समितियों के कार्य को मैं डिवाइड करके कौन कौन सा आसान करके, बहुत टफ लैंग्वेज में इसको दिया रहता है, तो इसको आसान करके पॉइंट टू पॉइंट करके आपको यहाँ बता रहा हूँ। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो जितने भी लोग नए हैं वो सब लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। बहुत से लोग ऐसे थे जो लोग, मैंने इतने दिनों में कमेंट देखा, पंचायती राज की क्लास अभी बीच में आ नहीं पा रही थी, आप लोग को सबको पता है, कुछ दिन तो फ़ोन भी चोरी हो गया था मेरा, और उसके कारण से है, और उसके बाद ऐप पे भी क्लास चल रही है, तो इसके कारण से शेड्यूल बहुत बिजी हो जा रहा था। तो आप सबको पता है कि उसके कारण से क्लास नहीं आ पा रही थी। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि अब तो सर की क्लास नहीं आएगी, अब तो सर की क्लास सिर्फ ऐप पे चलेगी। ये जितने भी लोग हैं सब फर्जी लोग हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। इनके बातों का बिल्कुल भरोसा नहीं करना है आपको। आपको ट्रस्ट किसके ऊपर करना है? जिससे आप जुड़े हुए हैं इतने दिनों से, उन पे ट्रस्ट करना है आपको। द्विज कहा जाता है, मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूं, द्विज कहा जाता है इंसान को, द्विज कहा जाता है मनुष्य को। क्यों? द्विज मतलब दो बार जन्म लेता है जो, तो मनुष्य जो है वो द्विज की श्रेणी में आता है, क्योंकि एक बार मनुष्य का जन्म तब होता है जब वो पैदा होता है, और दूसरा बार मनुष्य का जन्म तब होता है जब उसको पता चलता है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, उसने वो इस धरती पे क्यों आया है। जब उसको पता चलता है तब उसको दो बार जन्म होता है, इसलिए द्विज की श्रेणी में आता है मनुष्य। चाणक्य ने कहा कि संतुष्टा द्विजा नष्टा असंतुष्टा च महीपति। जिस दिन द्विज संतुष्ट हो गया कि उसने कुछ अच्छा कर दिया है, उस दिन से उसके नाश की शुरुआत हो जाती है, उसके पतन की शुरुआत हो जाती है। तो मुझे इस बात का कोई गुमान नहीं है कि मैंने कुछ अच्छा कर दिया है, मुझे अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा करना है। ठीक है, तो आपकी क्लास यूट्यूब पे आएगी, ये गारंटी नहीं है कि लाइव रोज आएगी, लेकिन अल्टरनेट डेज पे भले आए, लेकिन क्लासेस होंगी यूट्यूब पे। ऐसा नहीं कि मैंने ऐप पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, हमारे चैनल का ऐप लॉन्च हो गया है तो फिर यूट्यूब पे क्लास नहीं आई, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐप पे क्लास आएंगी, कुछ इंटरप्शन आ जाते हैं। अभी आप लोग खुद देखिए, आजीविका का नोट्स मुझे लॉन्च करना था, कॉन्स्टिट्यूशन का नोट्स लॉन्च करना था, आप ही लोग की डिमांड थी, ग्रामीण विकास का नोट्स मैंने लॉन्च किया, एमसीक्यू पे काम चल रहा है। इतनी सारी चीजों को मैं अकेले कैसे मैनेज करूंगा? आप खुद सोचिए। जो टीम है वो तो ऐप पे है ना, तो मैं अलग अकेले मैनेज करना पड़ रहा है यहाँ पर। तो थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं पंचायत को, अगर मैंने जो जो सब्जेक्ट को आपको बोले हैं, सारे सब्जेक्ट्स को मैंने कंप्लीट करवाया, ग्रामीण विकास मैंने पूरा कंप्लीट करवाया, आजीविका मैंने पूरा कंप्लीट करवाया, कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पूरा कंप्लीट करवाया, तो पंचायत कैसे छोड़ दूंगा? पंचायत भी पूरी कंप्लीट होगी और यूट्यूब पे भी क्लास आएगी। ये हो सकता है कि थोड़ा गैप गैप में आए, ठीक? तो उन चीज को ध्यान रखेंगे और ऐसे लोगों की बात पे कोई ध्यान नहीं देगा। एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाह रहा था कि नोट्स पूरे लॉन्च हो चुके हैं, ग्रामीण विकास, आजीविका, कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायती राज का चार्ट सारे लॉन्च हो चुके हैं। मैंने उस पर वीडियो भी डाला है, वो आप लोग देखें कि नहीं देखें। आप लोग से सिर्फ इतना सपोर्ट चाहिए मुझे, चैनल को अपना प्यार आप बनाए रखेंगे, चैनल को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लग रहा है। और आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करेंगे, जैसे कि आप लोग आज तक करते आए हैं। ठीक है, तो आज से अब क्लास कंटिन्यू हो रही है, एकदम भिड़ जाइए, एकदम जबरदस्त तैयारी के साथ। तो यहाँ पर आप अपना आप करने वाले हैं अपन, और ठीक है, नोट्स रिलेटेड सारी वीडियो में डाल दिया हूँ, पूरी जानकारी दे दिया हूँ उसमें, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, चैनल पर डला हुआ है। ठीक, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं जनपद पंचायत और जिला पंचायत की समिति और उनके कार्य। ठीक है, तो पहला देखते हैं अपन सामान्य प्रशासन समिति। जनपद और जिला पंचायत की समितियों से रिलेटेड सारी चीजें बता चुका हूं, जो नहीं देखे हैं वो पूरे पिछले जाके वीडियो देख लेंगे पहले, उसके बाद इसको देखेंगे। तो सामान्य प्रशासन समिति जो जनपद पंचायत की होती है, जनपद और जिला दोनों पंचायत, उसका कार्य क्या होता है? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जो ग्रामीण विकास में, जो गांव की ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास कार्यक्रम चल रहा है, जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं, उनको देखने, उनकी निगरानी करने का काम किनका रहता है? सामान्य प्रशासन समिति का रहता है। ऐसे पॉइंट पॉइंट में आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये आपको सवाल कैसे आएगा? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम निम्न में से किस समिति के कार्य हैं? या बजट तैयार करना किस समिति के कार्य के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो इस तरीके के सवाल इसमें पूछे जाएगा। तो सामान्य प्रशासन समिति का काम एकदम रट के रखना है, याद करके रखना है आपको। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम
बजट तैयार करना, जो गांव का जो बजट तैयार करना रहता है, वो बजट तैयार करने का काम सामान्य प्रशासन समिति के अंतर्गत आता है। सामान्य प्रशासन समिति बजट तैयार करके आगे सिफारिश को भेजती है। ठीक है। तीसरा, लेखों की निगरानी करना। लेखों की निगरानी करना का मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, जैसे कि सचिव क्या करता है, जब भी सम्मेलन होता है उसका लिखने का काम है ना, जो भी जिस मुद्दों पे बात करना है, जिस मुद्दों पे डिस्कशन करना है, उस पे लिखने का काम क्या करता है, कौन करता है, सचिव का काम रहता है। तो सचिव क्या करता है, सम्मेलन को लिखता है, जो दिक्कत होती है उसको, जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ उसको, जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ उसको, सबको लिखने का काम कौन करता है, वही होता है लेखा। और जो डॉक्यूमेंटेशन रखा जाता है उसको लेखा करता है। तो उसको निगरानी करने का काम, उसको ऑब्जर्व करने का काम कि काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं, लोगों की परेशानियां सम्मेलनों के माध्यम से रिजॉल्व की जा रही है कि नहीं, ये सारी चीजों को देखने का काम कौन करता है, निगरानी करने का काम कौन करता है, सामान्य प्रशासन समिति का काम ये रहता है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखें, सेकंड नंबर की समिति है कृषि समिति। कृषि समिति में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, जैव, इनका काम क्या रहता है, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, जैविक खाद बीज वितरण, जैविक खाद बीज वितरण का काम रहता है। देखो बीज वितरण भी होता है ना पंचायतों में, जैविक खाद के बीजों का वितरण भी होता है। और संरक्षण, समोच्च बंधन है ना। और समोच्च बंधन का मतलब क्या होता है, समोच्च बंधन का मतलब क्या होता है, जो बाड़ लगाने का काम किया जाता है ना उसको कहते हैं समोच्च बंधन, जो घेरा करने का काम वो सब किया जाता है उसको समोच्च बंधन कहते हैं, है ना। और कृषि हेतु विद्युत उपलब्ध कराना, ये भी कृषि समिति का काम रहता है। ठीक है, कृषि हेतु विद्युत उपलब्ध कराना कृषि समिति का काम रहता है। और कृषि एवं पशुधन से संबंधित अन्य जितने भी विषय होते हैं, कृषि और पशुधन से संबंधित अन्य विषय, वो भी कृषि समिति के काम के अंतर्गत आते हैं। तो इसको आप अलग से याद रखेंगे, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, जैविक। अब इसमें आपको ध्यान यही रखना है कि कौन सी समिति के कौन से काम है, यही पूछेगा, तो इसको याद करके आपको रखना है। अब आ जाता है एक इंपॉर्टेंट समिति, आता है शिक्षा समिति। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण समिति इसी को बोलते हैं। तो शिक्षा समिति आ जाता है। शिक्षा समिति का काम क्या है, प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा का मतलब युवाओं को, जो प्रौढ़ हो चुके हैं उनको शिक्षा देना, मतलब बच्चों की शिक्षा एक अलग चीज हो जाती है। उसके बाद जो जो लोग शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए हैं, वो जो बच गए हैं, शिक्षा से वंचित रह गए हैं, उनकी शिक्षा का काम भी शिक्षा समिति के अंतर्गत आता है। उसके बाद कौन है, निःशक्त जन एवं निराश्रितों से संबंधित कार्य, जो ऐसे लोग जो विकलांग हैं, जो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, जो निराश्रित हैं, है ना, तो निराश्रित हैं, ठीक है, उनसे संबंधित जितने भी काम हैं वो सारे काम शिक्षा समिति के अंतर्गत आते हैं। विकलांगों को जो भी शिक्षा सुविधाएं प्रदान करनी है वो सब काम कोऑर्डिनेशन करने का काम कौन करता है, शिक्षा समिति का रहता है। महिला एवं बाल विकास कल्याण, अब इसका तो अलग से विभाग ही है। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी है। अभी वर्तमान में कौन है, स्मृति ईरानी है महिला एवं बाल कल्याण, विकास कल्याण मंत्री। ठीक, तो महिला एवं बाल विकास से संबंधित जितने भी काम है, जैसे रेडी टू ईट फूड प्रोवाइड किया जाता है महिलाओं को, जब गर्भ धारण करती हैं महिलाएं तो उनको पोषण आहार दिया जाता है। कुपोषण का परसेंट बहुत ज्यादा था छत्तीसगढ़ में, अभी वर्तमान में अच्छा काम हुआ है उस पर, और कुपोषण का परसेंट काफी घट गया। मेरे ख्याल से कुपोषण में, महिलाओं में कुपोषण का परसेंट कितना था, 47 के अप्रॉक्स कुपोषण परसेंट, अभी भी 47.7% अप्रॉक्स। आप लोग देख लेना, बहुत अच्छे, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है मुझे, इकोनॉमिक सर्वे में देखना पड़ेगा, 47.7% था, है ना। अभी कितना डिफरेंस है उसको देखना पड़ेगा। अस्पृश्यता निवारण, अस्पृश्यता निवारण, जो छुआछूत की भावना है उससे निवारण करने का काम भी कृषि शिक्षा समिति का रहता है। बाढ़, भूकंप और प्राकृतिक आपदा, अगर किसी गांव, ग्रामीण क्षेत्र में बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई, तो उससे संबंधित जो सुविधाएं पहुंचाने का काम रहता है वो काम भी शिक्षा समिति के अंतर्गत आता है। मद्य निषेध, अब शिक्षा से ही मद्य निषेध हट सकता है, तो जागरूक करना लोगों को शराब छुड़वाने के लिए, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इनको छुड़वाने के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो स्लोगन लिखवाया जाता है ना, वो सब काम भी शिक्षा समिति का रहता है। स्वास्थ्य और स्वच्छता, स्वास्थ्य और स्वच्छता, सफाई करवाने का काम, स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी काम रहते हैं शिक्षा समिति के अंतर्गत आते हैं। एसटी एससी कल्याण हेतु काम, एसटी एससी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति, इससे संबंधित भी जितने कार्य करने रहते हैं, है ना, वो काम आते हैं किसके अंतर्गत, ये आते हैं शिक्षा समिति के अंतर्गत। उसके बाद दुर्भिक्ष, ठीक है, और आता है खेलकूद और युवा कल्याण, ठीक है, खेलकूद और युवा कल्याण। तो स्पोर्ट्स से संबंधित, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी जितनी भी चीजें होती हैं वो सारे आते हैं शिक्षा समिति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं संचार समिति। संचार समिति के अंतर्गत क्या आता है, अब ये संचार समिति, लघु सिंचाई,
जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है ना, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, उसमें क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में एक पाइप लगा होता है। अभी बहुत अच्छा इरिगेशन सिस्टम है, सिंचाई की सबसे अच्छी तकनीक जो है वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। यहाँ पर बीच में क्या रहते हैं, छोटे छोटे छेद रहते हैं। तो इन छेद से क्या होता है, इन छेदों से क्या होता है, निकलता है क्या, पानी निकलता है। तो यहाँ पर क्या लगे रहता है, पेड़ लगे रहता है, छोटे छोटे बीज लगे रहते हैं, यहाँ पर पेड़ लगा है। तो इस ड्रिप का जो सुविधा रहता है, यहाँ पर पानी फ्लो हो रहा है इस पाइप में, यहाँ पर से पानी से निकलता है और यहाँ पर पेड़ क्या होता है, बढ़ता है। तो पानी की जरूरत कम होती है इसमें, पानी बहुत जो होते थोड़ा थोड़ा पानी से ड्रिप सिंचाई होता है, उसी से काम हो जाता है अपना, है ना। और यहाँ पर जितना जरूरत पड़ता है उतना पानी मिल जाता है, पानी की भी बचत होती है। तो लघु सिंचाई से संबंधित वही आता है। तो वो सच्चा संचार समिति, वो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो काम होता है वो सब काम कौन करती है, संचार समिति करती है। तो लघु सिंचाई और ग्रामीण गृह निर्माण, ग्रामीण गृह निर्माण, ठीक है, ये भी काम भी संचार समिति का रहता है। जो गांव के क्षेत्र में गृह निर्माण हो रहा है वो काम भी इन्हीं का रहता है, ठीक है। ग्रामीण गृह निर्माण ये वही वही है। और जल प्रदाय और जल निकासी, जल प्रदाय और जल निकासी, जो नल का जो सिस्टम बिछाना है, अभी योजना भी चल रही है केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, अभी योजना भी चलाई जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा। तो वो सब काम भी जल प्रदाय और जल निकासी, मतलब जो नल का जो सिस्टम बिछाया जाता है ना पूरा, वो भी काम जो है वो किनके द्वारा किया जाता है, संचार समिति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये काम भी संचार समिति के अंतर्गत आता है। 1 रुपए में नल लगाया जा रहा है, अभी वो योजना को बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। 1 रुपए में आपके घर कितना भी लंबा पाइप हो, फ्री में जो 1 रुपए लेकर वहां पर नल का कनेक्शन दिया जा रहा है, वो नल की योजना कौन सी है, करंट अफेयर सेक्शन में मैं बताया हूं, उसको बताना कमेंट कर। सहकारिता और उद्योग समिति, सहकारिता और उद्योग समिति का मतलब, देखो सहकारिता का मतलब क्या होता है, बचत, मेन एक्चुअल मतलब होता है बचत। जब वहां एडीओ की क्लास ले रहा था मैं तो बताया था ग्रामीण विकास और आजीविका में सहकारिता का मतलब। तो यहां पर सहकारिता का मतलब होता है बचत करना, सहकारिता और उद्योग समिति, है ना। अब कुटीर और ग्रामोद्योग वाला जो कार्य रहता है वो इसके अंतर्गत आता है। कुटीर और ग्रामोद्योग, छोटे छोटे ग्राम में उद्योग हैं, जैसे कि सिलाई कढ़ाई बुनाई उद्योग है, वो सब काम जो है सहकारिता और उद्योग समिति के अंतर्गत आते हैं। बाजारों की व्यवस्था करना, इन जो कुटीर और ग्रामोद्योग हैं, जो कढ़ाई सिलाई बुनाई है, जो सूत काटने का काम है, तो ये सबको मार्केट भी तो अवेलेबल कराना रहता है। तो मार्केट अवेलेबल कराने का काम कौन करता है, सहकारिता और उद्योग समिति करती है। ऐसे कार्यों को बढ़ावा देना जिनमें व्यय कम हो और बचत अधिक हो, ऐसे काम को बढ़ावा देने का काम जिनमें खर्च ज्यादा होता है और सेविंग अधिक होता है, व्यय कम हो, खर्च कम होता है और सेविंग अधिक हो, ये सब काम को बढ़ावा देने का काम भी सहकारिता और उद्योग समिति के अंतर्गत आता है। मितव्ययिता इसी को कहते हैं। मितव्ययी मतलब जो बचत क्या करे, अधिक करे, मितव्ययिता बचत अधिक और खर्च कम, उसी को कहते हैं मितव्ययी। अल्प बचत और बचत, ये तो वही है, मितव्ययिता और अल्प बचत का काम भी सहकारिता और उद्योग समिति के अंतर्गत आता है। तो इसमें बेसिकली मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि कौन सा काम किस समिति के अंतर्गत आता है, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, याद रखना पड़ेगा। इसको मैं समझा इसलिए रहा हूं ताकि हिंदी का टफ वर्ड आपको समझ में आ जाए। क्लियर हो गया। एक चीज और अपने को आज की वीडियो में देखना है, इसके बाद अपन देखते हैं पंचायत से संबंधित अनुच्छेद। ये वाला पोर्शन जो है ये मैंने पढ़ाया नहीं था, उसको मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, सब अनुच्छेद को एक साथ ऐसा करके। बीच बीच में कुछ अनुच्छेद मैं बताते चला हूं, लेकिन ये आज की वीडियो में मैं सारे अनुच्छेद को एक साथ कवर करवा रहा हूं। ये आपको ऐसी याद रखना है, इसको याद करने का तरीका ऐसी है। इसके साथ मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा इसको याद करने का, पंचायतों को कि कैसे याद किया जाता है उसको, है ना। परिभाषा 243 आर्टिकल 243, अब ये संविधान के अनुच्छेद हैं भाई ये, ठीक है। संविधान में जो अनुच्छेद रहते हैं ना ये वही है। तो आर्टिकल 243 इसके अंतर्गत परिभाषा दिया गया है इसका, किसका, कि ग्राम पंचायत क्या है, जनपद पंचायत क्या है और जिला पंचायत क्या है। तो ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत, अब आप बताओ, 3 स्तर होते हैं ना, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। तो ग्राम पंचायत जो रहता है उनमें कौन कौन शामिल रहते हैं, 3 स्तर होते हैं। ग्राम पंचायत में कौन शामिल होता है, देखो ग्राम पंचायत में कौन, 18 वर्ष से ऊपर के समस्त व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। 18 वर्ष से ऊपर के वयस्क जो हो जाते हैं एडल्ट, वो सारे इसके सदस्य होते हैं। तो वही ग्राम पंचायत में कौन कौन शामिल होता है, उसके बाद जनपद में कौन शामिल होता है, तीनों स्तर के बारे में बताया गया, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ठीक है। जिला
पंचायत, इनके बारे में बताया गया किसमें, यहां पर परिभाषाओं में। पंचायत के अभिप्राय स्वशासन की ऐसी संस्था से है जिसे ग्रामीण क्षेत्र के लिए 243 बी के तहत गठित किया गया है। 243 बी में आएंगे तो बताऊंगा, ठीक। तो यहां पर क्या बताया आपको, पंचायत का परिभाषा बताया आपको, ग्राम पंचायत की क्या परिभाषा है, जनपद पंचायत की क्या परिभाषा है, जिला पंचायत की क्या परिभाषा है, ये आपको परिभाषाओं के अंतर्गत 243 में बताया गया। 243 क या ए, क से चालू होगा या ए, तो ए के अंतर्गत क्या बताया गया, ग्राम सभा। ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। ग्राम, अब देखो एक चीज बताता हूं आपको, ग्राम सभा, जैसे ग्राम क्या होता है, ग्राम क्या होता है, मैं क्या बोला हूं, दो या दो से अधिक गांवों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, एक ग्राम बनाया जाता है। ग्राम का मतलब गांव को हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लोग ग्राम बोल देते हैं, लेकिन गांव का अर्थ ग्राम है क्या, नहीं है। ग्राम क्या होता है, एक या दो से अधिक गांवों का समूह ग्राम कहलाता है। ये एक ग्राम के अंतर्गत 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने भी गांव हो सकते हैं। एक गांव की जनसंख्या 50 है तो उस जनसंख्या के आधार पर उसको एक ग्राम घोषित कर दिया जाएगा क्या, नहीं, उस गांव को उन ऐसे छोटे छोटे गांवों से मिलकर क्या बनेगा, एक ग्राम बनेगा। ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं। तो ये बनेगा ग्राम, और इस ग्राम की होगी एक क्या, ग्राम सभा। तो ग्राम सभा के सदस्य कौन होंगे, ग्राम पंचायत के भीतर आने वाले सभी वयस्क व्यक्ति उस ग्राम सभा के सदस्य होंगे। ग्राम पंचायत के भीतर आने वाले 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सारे व्यक्ति जो मतदान कर सकते हैं वो आएंगे ग्राम सभा के अंतर्गत, ठीक। तो ये सब चीजें 243 ए के अंतर्गत बताई गई हैं। 243 बी, 243 बी, बी के अंतर्गत क्या बताया गया है, गठन। गठन, कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, कितनी जनसंख्या पर जनपद पंचायत का गठन किया जाएगा, कितनी जनसंख्या पर जिला पंचायत का गठन किया जाएगा, ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं इसके अंतर्गत। एक चीज याद रखना, भारत में कितने स्तर हैं, पंचायती राज के स्वशासन के कितने स्तरों में बांटा गया है, 3। एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, और तीसरा कौन सा, पंचायत। 3 स्तर हैं, ठीक है, 3 स्तरों में बांटा गया है। अब 3 स्तर में जो पंचायती राज का स्तर, ठीक है, 3 स्तर, ठीक, 3 स्तरों में बांटा गया है। और पंचायती राज को जनपद, आपका ग्राम, जनपद और जिला, 3 पंचायत, पंचायती राज के कितने स्तर हैं बोलेगा तो 3 स्तर, ग्राम, जनपद और जिला। लेकिन एक चीज याद रखना, इसमें कहा गया आर्टिकल 240 में 20 लाख से कम जनसंख्या है जिस राज्य की, 20 लाख से कम जनसंख्या अगर किसी राज्य की है तो वहां पर मध्यवर्ती स्तर नहीं पाया जाएगा, मतलब जनपद पंचायत नहीं पाया जाएगा। ये संविधान का हिस्सा है, संविधान जब पढ़ाया हूं तो आपको पढ़ाया हूं मैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो नहीं देखे हैं वो सारे लोग जाके देखना, वहां पर उसको डिटेल में बताया हूं। जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पर जो मध्यवर्ती स्तर है अर्थात जनपद पंचायत है, वो जनपद पंचायत वहां पर नहीं रहेगा। कौन कौन सा स्तर रहेगा, वहां ग्राम पंचायत रहेगा और वहां पर जिला पंचायत रहेगा। तो ये गठन, कितनी जनसंख्या पर किसका गठन किया जाएगा, ये सब चीजें बताई गई हैं बी में। कैसे याद रखोगे बी को, बी से क्या होता है, बनाना। बी से क्या होता है, बनाना। तो बनाना मतलब गठन, 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 कितने जनसंख्या पर गठन किया जाएगा, बी से बनाना, बनाना, ऐसे याद रखना। सी 1000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का, 5000 की जनसंख्या पर जनपद पंचायत का, 50,000 की जनसंख्या पर जिला पंचायत का। तो इस तरीके से ये होता है। संरचना, सी, संरचना, सी, सी से क्या होगा, सी से संरचना, ऐसे याद रखना, सी से क्या, संरचना। तो इसमें संरचना बताई गई है, ठीक है। अब गठन में कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, कितनी जनसंख्या पर जनपद पंचायत का और कितनी जनसंख्या पर जिला पंचायत का, ये बताया गया है आपका गठन में। लेकिन संरचना में क्या बताया गया है कि किनसे मिलके ग्राम पंचायत बनेगा। दोनों में बेसिक डिफरेंस है छोटा सा, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। बी और सी, आर्टिकल 243, यहां सबके सामने आर्टिकल 243 जोड़ना है, ठीक है। आर्टिकल 243 बी, आर्टिकल 243 सी, आर्टिकल 243 डी, सबको लिखा नहीं हूं मैं। आर्टिकल 243 बी मतलब बनाना, मतलब कितनी जनसंख्या से मिलकर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत का गठन होगा। लेकिन आर्टिकल 243 में क्या बताया है, संरचना बताया है। ग्राम पंचायत में कौन कौन शामिल होंगे, तो किससे मिलकर ग्राम पंचायत बनता है, सरपंच, और किससे मिलकर बनता है, पंच, ठीक है। अब उसी तरीके से जनपद पंचायत और उसी तरीके से जिला पंचायत। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि उप सरपंच भी तो रहता है। भाई जो उप सरपंच रहता है, पंच अपने बीच से ही तो चुनते हैं ना उप सरपंच को, तो पंच के अंतर्गत तो उप सरपंच आ गया। तो ग्राम पंचायत की संरचना में ग्राम पंचायत किनसे मिलके बनता है, सरपंच और पंच से मिलके। उसी तरीके से जनपद पंचायत किनसे किनसे मिलके बनता है और जिला पंचायत किनसे किनसे मिलके बनता है, उसको संरचना या अर्थात स्ट्रक्चर में समझाया गया है, ठीक है। तो बी और सी में क्या डिफरेंस है, समझ में आया। द डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, व्हाट, गठन का मतलब कितने
जनसंख्या पर ग्राम, जनपद और जिला का गठन किया जाएगा। लेकिन संरचना के अंतर्गत क्या बताया गया है कि कौन कौन लोग उसमें शामिल होते हैं। ये क्लियर हो गया आपको। अब आरक्षण 243D, आर्टिकल 243D, पंचायत की सीटों का आरक्षण। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब आरक्षण कैसे रहता है, जितने प्रतिशत जनसंख्या एसटी की उतने प्रतिशत जनसंख्या के आरक्षण, उतने प्रतिशत आरक्षण एसटी को, जितने प्रतिशत जनसंख्या एससी की उतने प्रतिशत आरक्षण एससी को, जितने प्रतिशत जनसंख्या ओबीसी नहीं, अगर कहीं एसटी और एससी का आरक्षण, एसटी और एससी का आरक्षण 50% से कम है, इन दोनों का आरक्षण 50% से कम हो जाता है, तब ओबीसी को क्या कितना प्रतिशत सीट आरक्षित किया जाएगा, 25% सीट। इसको बार बार नहीं बता रहा हूं, कम से कम 5 बार बता चुका हूं। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, सारे लोग पिछला वीडियो पहले देखेंगे, सब समझ में आ जाएगा, डिटेल में समझाया हूं। एसटी को जितना प्रतिशत सीट एसटी की उतने प्रतिशत आरक्षण एसटी को, जितने प्रतिशत सीट एससी की उतने प्रतिशत आरक्षण एससी को, और अगर 50% से कम है दोनों को मिलाकर तो ओबीसी को आरक्षण 25%। ये दोनों को मिलाकर आरक्षण अगर 50% से ज्यादा हो गया तो ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ आर्टिकल 243D के अंतर्गत संविधान में यह भी बोला गया है कि महिलाओं को मिनिमम कितना परसेंट आरक्षण देना है, 33% आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं को मिनिमम क्या लिखा है, शब्दशः पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड याद रहना चाहिए। महिलाओं को न्यूनतम आरक्षण 33% दिया जाएगा। न्यूनतम का मतलब यह है कि न्यूनतम 33% आरक्षण देना अनिवार्य है, लेकिन हर राज्य अपने महिलाओं का आरक्षण को बदल सकता है, घटा नहीं सकता है, क्योंकि न्यूनतम फिक्स कर दिया गया है। 34 कर सकता है, 35 कर सकता है, 46 कर सकता है, 45 कर सकता है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है 50% आरक्षण। तो अगर आपको बोले कि संविधान में महिलाओं को पंचायती राज में कितना आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो आप क्या टिक करोगे, 33%। लेकिन अगर आपको बोले छत्तीसगढ़ में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है, तो वो कितना आएगा, 50%। अब ये जो महिलाओं का आरक्षण रहता है, ये पर्टिकुलर अगर कैटेगरी वाइज भी एसटी में जनसंख्या के आधार पर, तो यहां पर भी 33% मिलेगा, यहां भी 33 और ओवरऑल भी 33, सब 33 33 33। ठीक, क्लियर। तो यहां पर आरक्षण आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो आरक्षण कैसा, डी से ऐसे याद रखना उसको। ई से ईयर, ई से ईयर, ये ईयर कान वाला ईयर, तो ई से याद रखना है, ई से ईयर। वैसे ये वाला ईयर है ना, YEAR वाला ईयर है, तो ईयर से याद रखना। ई कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष। ये भी पूछा है एक बार, और ये पूछा है कि पंचायतों का कार्यकाल किस तिथि से गिना जाता है, तो पंचायतों के प्रथम सम्मेलन की तिथि से 5 साल का कार्यकाल गिना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ई, ईयर यानी कार्यकाल। अब एफ में कहा गया 243 एफ, फेल या पास, पंचायतों की योग्यता, मतलब किस कंडीशन में आप पंचायत के सदस्य बनने के योग्य होंगे, और मतलब आयु, योग्यता, क्वालिफिकेशन, सारी चीजों मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले के वीडियो में, फिर से नहीं बता रहा हूं। पंचायतों की योग्यता को बताया गया है एफ में। एफ को कैसे याद रखोगे, फेल या पास, ऐसे याद रखना, तो याद आ जाएगा आपका पंचायतों की योग्यता। जी में अब इसको कैसे याद रखोगे, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, मतलब पंचायतों के पास क्या क्या शक्तियां रहती है, करारोपण की शक्ति रहती है, क्या क्या उनकी उत्तरदायित्व रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहती है। आर्टिकल 243G को, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में आपको सारे पता चलेंगे कि ग्राम पंचायत के क्या काम रहते हैं, जनपद पंचायत के क्या काम रहते हैं, जिला पंचायत के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉरेस्ट के पेपर में आ चुका है। ठीक है, वो चीज आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, सारे को एकदम आसान शब्दों में याद करवा दूंगा। ठीक, वो याद कर लेना आप लोग, उसका PDF भी दे देंगे। ठीक, तो जी क्या होगा यहाँ पर, कैसे याद रखना, जूनियर जी देखते थे ना पहले, जूनियर जी, जब बचपन में कौन कौन जूनियर जी देखा है, एक जूनियर जी आता था ना, तो उसके पास क्या रहता था, शक्ति रहता था, तो शक्ति से क्या आएगा आपका, जी से याद रख लेना। पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व, जिनको ऐसा याद नहीं रखना है, जो याद सामान्य तरीके से याद रख सकते हैं, वो वैसे याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एच से क्या होगा, एच में क्या लिखा है 243 एच में, पंचायतों के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति। अब ये कर अधिरोपित कर कितने तरीके के होते हैं, एक होता है अनिवार्य कर और दूसरा होता है ऐच्छिक कर। ये दोनों करों को बता चुका हूं मैं, ऐच्छिक कर सारे कर को बता चुका हूं, दोबारा नहीं बता रहा हूं, आप लोग देख लेना पिछला वीडियो। तो यहां पर पंचायतों के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति एच के अंतर्गत आती है। हाई टैक्स, एच से क्या होगा, हाई टैक्स, आप बोलते हो ना टैक्स बहुत ज्यादा है, तो हाई टैक्स, ये होगा एच से। आई का मतलब इनकम, आई का मतलब इनकम, आय। राज्य वित्त आयोग का गठन,
राज्य वित्त आयोग का गठन किसके तहत किया गया है? 73वां संविधान संशोधन के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। किसके अंतर्गत किया गया है? 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। अब देखो कितने वित्त आयोग होते हैं? एक होता है केंद्रीय वित्त आयोग और दूसरा होता है राज्य वित्त आयोग। ठीक है, केंद्रीय वित्त आयोग जो है वो केंद्र और राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा करता है। देखो टैक्स लगता है, सरकार टैक्स लगाती है, टैक्स से जो भी इनकम होता है उनको इनकम का कितना प्रतिशत हिस्सा स्टेट्स को दिया जाएगा और कितना प्रतिशत हिस्सा केंद्र को रहेगा, इन हिस्सों का बंटवारा करने का काम कौन करता है? वित्त आयोग का काम रहता है। अब वित्त आयोग डिसाइड करता है, अब 60-40 का रेशियो रहता था, अभी 41 का रेशियो हो गया है, 41 स्टेट को मिलेगा, बाकी जो हिस्सा है वो केंद्र को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट के में अलग डिसाइड होता है, नॉर्थ ईस्ट में 90-10 का रेशियो रहता है, 90% जो टैक्स रहता है वो केंद्र सरकार देती है, 10% जो रहता है वो कौन देती है? राज्य सरकार देती है। तो इस तरीके से बंटवारा करने का काम करता है केंद्रीय वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग क्या करेगा? राज्य वित्त आयोग स्टेट और पंचायतों के बीच जो हिस्सों का बंटवारा है, मतलब वो डिसाइड करता है कि कितने प्रतिशत हिस्से किसको दिया जाएंगे, क्या बोलते हैं, राज्य पंचायतों को दिया जाएगा, कितना प्रतिशत हिस्सा केंद्र मतलब कि राज्य रखेगी टैक्स का, वो डिसाइड करने का काम करती है राज्य वित्त आयोग। तो केंद्रीय वित्त आयोग केंद्र और राज्य के मध्य, राज्य वित्त आयोग क्या करती है? राज्य और पंचायतों के मध्य वित्त का बंटवारा करने का काम राज्य वित्त आयोग का कह रहता है। इसके अलावा यह भी पूछता है कि राज्य वित्त आयोग का और क्या क्या काम है, उसको भी थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। राज्य वित्त आयोग का काम और क्या रहता है? एक तो कर के अधिरोपण का काम, कर कितना लगेगा, ठीक, उसके लगाने का काम ये राज्य वित्त आयोग करती, कितना कितना कर का बंटवारा होगा ये काम भी राज्य वित्त आयोग का रहता है। उसको निगरानी करने का काम कि भाई ठीक से वसूली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी राज्य वित्त आयोग का कर रहता है। और पंचायतों को डेवलपमेंट के लिए और क्या क्या कितने कितने पैसों की जरूरत है, ये सारे काम जो रहते हैं राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत आते हैं। मतलब वित्त आयोग का काम रहता है कि कितना और डेवलपमेंट के लिए पंचायतों को कैसे उनका सुदृढ़ीकरण किया जाए, कैसे पंचायतों को आगे बढ़ाया जाए, ये सारे काम वित्त आयोग देखता है। निगरानी करने का काम भी वित्त आयोग देखता है, कितना टैक्स लगाना है वो भी वित्त आयोग देखता है, ठीक है, कितना टैक्स को कम करना है ज्यादा करना है, ये सारे काम कौन देखता है? वित्त आयोग का काम रहता है, राज्य वित्त आयोग का। अब देखो और राज्य वित्त आयोग का काम क्या रहता है? राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विषय, राज्यपाल कोई और विषय भी राज्य वित्त आयोग को सौंप सकता है। राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देता है और राज्यपाल उसको किस में रखता है? विधानसभा में रखता है, उसके बाद फिर काम होता है। उसी तरीके से केंद्र सरकार, अच्छा निगरानी करने का काम भी वही करता है ना, बजट से संबंधित निगरानी वगैरह करने का काम, इंस्पेक्शन करने का काम भी वित्त आयोग का रहता है। तो उसको कौन देगा? वित्त आयोग अपना रिपोर्ट राज्य में राज्यपाल को सौंपेगा, केंद्रीय वित्त आयोग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, उसके बाद वो लोकसभा में रखवाता है राष्ट्रपति, यहाँ पर विधानसभा में रखवाता है राज्यपाल। तो ये सब काम रहते हैं वित्त आयोग के काम रहते हैं। ये सब 243 आई के अंतर्गत। जे के अंतर्गत जांच, जे मतलब जांच, लेखाओं की जांच व संपरीक्षा। लेखा का मतलब अभी अभी समझाया हूं, जो रिटर्न फॉर्म में डॉक्यूमेंट रहता है वो लेखा, उसकी जांच और संपरीक्षा। संपरीक्षा का मतलब वो जांच करना और सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं वो देखना, उसको चेक करना कि लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है, ये सब चीजों का करने का काम भी इसका रहता है। के में निर्वाचन आयोग। अब निर्वाचन आयोग दो काम, राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग। जिस तरीके से आपका वित्त आयोग था, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। इसमें बताओ केंद्रीय निर्वाचन आयोग किसका किसका चुनाव करवाती है? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग को चुनाव करवाती है लोकसभा, और चुनाव करवाती है राज्यसभा, और चुनाव करवाती है विधानसभा। राज्य निर्वाचन आयोग किसका किसका चुनाव करवाती है? पंचायतों का चुनाव। पंचायत का चुनाव मतलब आपका पंचायत का और नगरीय निकाय का, नगरीय निकाय। इसमें बहुत से लोगों को दिक्कत रहता है ना, केंद्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग। उसके अतिरिक्त निर्वाचन आयोग का काम एक तो आपका वो जारी करना, चुनाव चिन्ह जारी करना रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या लगता है चुनाव के पहले, क्या लगता है चुनाव के पहले, क्या लगता है? जो आचार संहिता रखती है उसमें पालन करवाने का काम, इंस्पेक्शन करने का काम, आचार संहिता को लागू कराने का काम भी राज्य निर्वाचन आयोग को रहता है, निर्वाचन आयोग को रहता है, ठीक है। तो वो सारे काम चुनाव से संबंधित जितने भी काम रहते हैं, वोटिंग कराने का, उसके बाद काउंटिंग कराने का, बहुत सारे काम रहते हैं, और इसको डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं वहां पे भी, नहीं तो निर्वाचन आयोग बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, ये कौन कौन से चुनाव करवाते हैं वो सब बता दिया, ठीक। एल में संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब जो यूनियन टेरिटरी है, कितने यूनियन टेरिटरी है बताओ? 8। कितने यूनियन टेरिटरी हैं पूरे भारत में? 8, ठीक। तो उनमें लागू होना जो रहता है वो अलग काम किसका रहता है? इसका रहता है, किसका? संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। ये बताया गया है आपको एल में, एल से लागू होना, एल से लागू होना।
तो संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, ये सब बताया गया है। एम के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों, अनु का मतलब अनुसूचित है, अनुसूचित क्षेत्रों में लागू न होना। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं और भी जितने अनुसूचित क्षेत्र हैं उनमें लागू नहीं होता है, ये बताया कहां कहां लागू नहीं होता है। ठीक, ये कौन सी अनुसूची का है, ये सारा चीज मैं पढ़ा चुका हूं, वो आप लोग देखना कॉन्स्टिट्यूशन वाले में जाके। ठीक, तो क्षेत्रों में लागू न होना। एन, पंचायतों का बना रहना, पंचायतों का बना रहना, किस कंडीशन में पंचायत बने रहते हैं? देखो, पंचायत किस कंडीशन में बने रहते हैं? 5 वर्ष के बाद भी किस कंडीशन में बने रहते हैं पंचायत? भाई 5 वर्ष के बाद भी अगला चुनाव, भाई 6 माह के पहले चुनाव करवा लेना है, 5 वर्ष खत्म होने के 6 माह के पहले क्या करना रहता है? पंचायतों का चुनाव समाप्त करवाना रहता है। लेकिन 6 माह के पहले अगर पंचायत का चुनाव समाप्त नहीं हुआ, मतलब पहले ही विघटित हो गई है पंचायत, तब उन 6 महीने के दौरान मैंने बताया था एक प्रशासनिक समिति का गठन किया जाता है। उस प्रशासनिक समिति में अध्यक्ष उस ग्राम पंचायत का सरपंच रहता है, उपाध्यक्ष उप सरपंच रहता है। ये प्रशासनिक समिति के बारे में पूरा पढ़ाया हूं। तो पहले अगर पंचायत का विघटन हो गया 5 वर्ष के पहले, तब उन पंचायतों का कार्यभार कौन संभालेगा? या फिर 5 वर्ष के बाद भी अगर चुनाव नहीं हुआ है तब क्या किया जाएगा? तो इन सब काम, ये सब किस किस स्थिति में पंचायत विघटित नहीं होते, पंचायत बने रहते हैं, ये सब चीज बताया गया है एन के अंतर्गत। क्लियर? कार्यकाल किस केस में बढ़ता है वही लिखा हुआ है यहां पर। और एक आर्टिकल है लास्ट, ओ, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का यहां पर डालना वर्जन, वर्जन, न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन यहां डालना है आपको, हस्तक्षेप का वर्जन। निर्वाचन संबंधी मामले में भाई निर्वाचन इलेक्शन से रिलेटेड जो भी मामला आएगा उसको राज्य निर्वाचन आयोग पहले देखता है, उसके बाद जाएगा आपका न्यायालय के पास। डायरेक्ट आप न्यायालय के पास लेके नहीं जा सकते। निर्वाचन संबंधी जो भी मामला है वो राज्य निर्वाचन आयोग तय करेगा कि क्या करना है इसका। उसके बाद अगर उसको लगता है तब हाई कोर्ट इसमें इंटरेस्ट लेगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो उसके हस्तक्षेप का वर्जन है डायरेक्ट में। ठीक, तो उसका वर्जन का मतलब ऑब्लिगेशन, मतलब नहीं करेगा डायरेक्ट, पहले नहीं करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है। ठीक है, तो मैं आपको 2 चीज बताया आज, एक तो पंचायतों में टॉपिक क्या क्या आते हैं, क्या क्या काम होते हैं उनके, और दूसरा बताया पूरा आर्टिकल कवर कर दिया हूं। अब बहुत लोग को डाउट था कि आर्टिकल नहीं पढ़ा, आर्टिकल नहीं पढ़ा, पूरा आर्टिकल पंचायत से रिलेटेड, इससे ज्यादा कोई आर्टिकल नहीं पूछने वाला है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में अपन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि काम क्या क्या होता है ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत का। आपका 3 से 4 क्लास मेरे ख्याल से और बचा है, उसके बाद आपका पंचायत वाला पोर्शन पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। इसमें से कोई भी टॉपिक आप बना के देख लेना, सवाल नहीं छूटने वाला है। चैनल पे जितने भी वीडियो और डले हुए हैं, एडीओ का तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम का, ये सारे एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ पंचायत, तो पीएससी का, स्टेट पीसीएस का एग्जाम का एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है, व्यापम के एग्जाम का एक भी सवाल इससे बाहर का नहीं जाएगा। आप लोग पिछले 15 साल का पेपर बना के देख लेना, बना के देखना, अगर कोई छूटे तो बताना, फिर उसको भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज ध्यान रखना, क्लासेस आएंगी उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन की नोट्स लॉन्च हुआ है, ग्रामीण विकास का, आजीविका का, पंचायत का चार्ट, वो सारी चीज़ें आप मिल जाएंगी। पंचायत के नोट्स के रिलेटेड बहुत भी क्वेरी आ रही थी कि पंचायत का नोट्स लॉन्च करने से संबंधित, तो देख रहा हूँ मैं कि मुझे कितना टाइम मिल पा रहा है, उसके हिसाब से फिर उसको नोट्स को प्रिपेयर करूंगा। मैं अगर करूंगा तो फिर बता दूंगा, लेकिन आप लोग थोड़ा धैर्य रखेंगे उसके लिए। ठीक है, तो फिर आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।